वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। ठीक है, जो ये वीडियो है इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप विजिट करते रहिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियोज़ आपने देखने, तभी आपको इसका लाभ मिलता रहेगा और क्रम पता चलता रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पहले ही अवगत करवाया है मैंने कि ये है हमारी PYQ सीरीज़। PYQ से तात्पर्य है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। ये जो सीरीज़ है इसमें जितनी भी भारत में परीक्षाएं होती हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उनको लिया जाता है। ठीक है, चाहे वो NT नेट हो गया, PGT हिंदी हो गया, LT टेट हो गया, KVS की परीक्षा होगी, NVS की परीक्षा होगी, कोई भी होगी, उनको आपके साथ साझा किया जाता रहता है। ठीक है, आपको सारे के सारे पैटर्न पता चल जाते हैं और जो हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं अधिकतर परीक्षाओं में रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखकर आपको भी अपनी तैयारी करनी है। एक कॉपी लगानी है, उस पर आपने सारे क्वेश्चन को नोट करते रहना है जो पहले पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी देखिएगा, आज से मैं ये शुरुआत करूँगा कि यहाँ पर आपको व्याख्यात्मक प्रश्न अधिक से अधिक दूँ। जो एक प्रश्न डिस्कस करूँगा उसके तथ्य आपको बताऊँगा कि इसके क्या क्या तथ्य बनते हैं। इसी के साथ देखिए, जो हमारे 125 प्रश्नों की सीरीज़ होती है, सीरीज़ से तात्पर्य है जो हमारी वीडियो आती है लगभग 40-50 मिनट की, जिसमें हम आपके साथ 125 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। वहाँ पर आपको सीधे सीधे उत्तर बता दिया करूँगा। यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं ये उसमें आपको थोड़ी व्याख्या दे दूँगा। जो ये वीडियो होगी ये होगी 15 से 20 मिनट के बीच की। ठीक है, छोटी वीडियो रहेगी पर तथ्य यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। बाकी अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़ जाइए। फ्री हैं वो सारे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उनको भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो को। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में नहीं शामिल है, या आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिएगा, जो तुर्की है यह आपकी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये भाषा। बाकी जो आर्य भाषा के अंतर्गत आती है वो कौन कौन सी है, संस्कृत हो गई, प्राकृत हो गई और अंग्रेजी हो गई। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं हम। क्या है व्याख्या? तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि जो तुर्की है ये आती है आपकी शामी परिवार में। किस परिवार में? शामी परिवार में। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी ये आती हैं आपकी आर्य भाषा के अंतर्गत। फिर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर 4 है, पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये विकल्प A हो जाएगा। जो पीला है ये शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। ठीक है, बाकी झटपट, घुड़साल और पंकज ये यौगिक भी होंगे। थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या में क्या कहा गया है, पीला रूढ़ शब्द है, झटपट, घुड़साल यौगिक शब्द है तथा पंकज योग रूढ़ है। जो पंकज होगा ये योग रूढ़ होगा। इसी के साथ यहाँ पर और तथ्य दिए गए हैं कि जो व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से, कैसे व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पूछे जाते हैं इस तथ्य को। ठीक है ना, व्युत्पत्ति ज़्यादातर पूछा जाता है। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होंगे वो? रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, रूढ़ शब्द बताया गया है कैसे होते हैं रूढ़ शब्द। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिसके खंड का कोई अर्थ ना निकलता हो। क्या है? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा उनके जब खंड किए जाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, नाक, कान हो गया। अगर हम नाक और जो नाक है इसका खंडन कर देते हैं या फिर विखंड 2 भाग कर देते हैं, नाक का कोई अर्थ नहीं निकला और क का भी नहीं। उसी प्रकार से कान, इसका विखंडन कर देंगे तो कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा। इस प्रकार के शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। फिर देखिए, यहाँ पर यौगिक शब्द आ गए यहाँ पर। ठीक है, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा
जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए घुड़साल, आग बबूला। देखिएगा, जब हम इन दोनों का मिलान कर लेते हैं तो घुड़साला बन जाता है, ठीक है, आग बबूला बन जाता है। अगर हम ये विभाजित कर देते हैं तो भी इनका अलग से अर्थ निकल रहा है, जैसे घुड़साल, आग बबूला। आग का आप शब्द समझाते हैं क्या मतलब होता है, बबूला का भी समझाते हैं। तो इस प्रकार से इनके अगर खंड करने पर अर्थ निकलते तो ये यौगिक होंगे, अगर खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले तो ये आपके रूढ़ हो जाएंगे। इसके पश्चात आगे आता है तीसरा, योग रूढ़ शब्द। कैसे होते हैं योग रूढ़ शब्द? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों। क्या है यहाँ पर कहने का तात्पर्य? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, पहली शर्त तो ये है। इसके पश्चात परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध भी हों, ये उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, लंबोदर हो गया, दशानन हो गया। ये देखिए, इनका यहाँ से एक अलग अर्थ निकल रहा है। अगर मैं लंबोदर कहूँ तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंबोदर किन्हें कहा जाता है, भगवान गणेश जी को। दशानन किसे कहा जाता है, रावण को, ठीक है। यहाँ से एक अलग अर्थ निकल रहा है जब हम इन शब्दों को बोलते हैं, ठीक है। दो शब्दों के योग से बनते हैं, लंबोदर अर्थात लंबा है जिनका उदर, दशानन 10 है जिसके आनंद, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं इन तथ्यों को कि क्या बन रहा है यहाँ पर प्रश्न। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अब इसके पश्चात आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? फारसी का शब्द पूछा गया है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। विकल्प में है दाग, औरत, नीलम और फीस। तो सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो दाग है ये शब्द फारसी का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो देखिए व्याख्या भी दी गई है कि जो दाग है यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के अन्य शब्द होंगे यहाँ पर आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी। जबकि औरत अरबी भाषा तथा फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा, ठीक है। इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं भविष्य में ये आपसे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 4 अब। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहनीय है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने किसके संबंध में कहा है? तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, यही व्याख्या है जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 5 में, रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से पंचविडाल में शामिल नहीं है। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। पहले भी जब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपको पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं आपको इन तथ्यों को बताता था। अगर आपने ढंग से उनको देखा होता तो आपको ये यहाँ पर आ जाता प्रश्न, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, क्या आलस्य नहीं है, चिकित्सा नहीं है, हिंसा नहीं है या फिर अहंकार नहीं है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। जो अहंकार है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंचविडाल में शामिल नहीं है। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं हम। देखिएगा क्या है व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंचविडाल में शामिल नहीं है। तो फिर कौन कौन से होंगे? पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध है। पूछा जा सकता है कहाँ पर ये वर्णित है, तो ये बौद्ध शास्त्रों में वर्णित है। तो देखिएगा जो 5 विडाल होंगे इसमें आलस्य आ गया, हिंसा आ गया, चिकित्सा आ गया, काम आ गया और मोह आ गया। ये आपके 5 विडाल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, इनको पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का होगा? पहले तो ध्यान रखना है क्या है यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किया गया कि जो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी है, ध्यान रखना है जो अपभ्रंश का ही दूसरा नाम होगा प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पहले या पुराना पता
तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर। किन की रचनाओं में? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। कब मिलता है आखिरकार? ये विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। देखिएगा, इतने तथ्य यहाँ से बन रहे हैं, तो सभी को नोट करिएगा। तो कहा गया है किस आलोचक का ये कथन हो जाएगा? तो ये जो कथन हो जाएगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या जो मैंने ऊपर बताई वही होगी, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से आप इसको नोट करिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? पूछा गया है 7-8 वर्षों की संचित धनराशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से ही गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कथन, ठीक है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ता है तो वहाँ पर ये तथ्य आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये कथन हो जाएगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने अपने इतिहास के शुरुआत में ये कथन कहा था, ठीक है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके संबंध में कहा था? तो मिश्र बंधु कृत, जो मिश्र बंधु विनोद थी उसके संबंध में ये कथन कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो देखिएगा प्रश्न है 8। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? विकल्प में है मिश्र बंधु, जॉर्ज क्रिएशन, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। क्या है? जो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है ये हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये नामकरण। तो यहाँ पर जो देखिएगा सही विकल्प हो जाएगा। तो ये नामकरण किया गया था जॉर्ज क्रिएशन के द्वारा। जब इन्होंने अपना इतिहास लिखा था तो इस प्रकार के नाम ये देते थे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी जो व्याख्या दी गई है व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर व्याख्या? इनको आपने ढंग से नोट करना है, बहुत अच्छे तथ्य दिए गए हैं ये वाले। तो देखिए, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण निम्नवत है। देखिएगा, ये पहला हो गया चारण काल। आदिकाल को ये चारण काल कहते हैं। समय इसका देखिएगा 700 से लेकर 1300 ईस्वी। फिर होगा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, भक्ति काल के संबंध में ये कहा है इन्होंने। फिर इसके आगे इन्होंने एक और नामकरण दिया गया है जायसी की प्रेम कविता। इसके अंतर्गत ये सूफियों के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर जो ऊपर प्रश्न बना था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यह भी इन्होंने नामकरण किया गया है, परंतु ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित होगा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर मुगल दरबार का इन्होंने नामकरण रखा है तुलसीदास, जो राम काव्यधारा था उसको इन्होंने तुलसीदास के ही अंतर्गत वर्णित करा है। एक ही कवि माना है, सीधे तुलसीदास के आगे इन्होंने राम भक्ति काव्य का वर्णन किया था। फिर आगे है रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से ये तथ्य इन्होंने प्रस्तुत किए थे। पूछा जाता है इस प्रश्न को भी कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे इन्होंने अपने इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया था? काल कहें या फिर खंड कहें तो 11 खंड इन्होंने वर्णित करे हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बनाते रहें, ठीक है। तो इस तथ्यों को ध्यान रखना है ताकि हम भी आपको निरंतर वीडियो प्रदान करते रहें। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा प्रश्न है 9। क्या पूछा गया है? दव साहब प्यास, क्या है? दव साहब प्यास
अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? विकल्प में है बर्रुचि, देवसेन, पुष्पदंत या फिर माइलधवल। तो देखिएगा जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी, माइलधवल। माइलधवल ने द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या फिर साहित्य की प्राकृत में वर्णित किया था या फिर रूपांतरित किया था। तो इन तथ्यों को ध्यान रखना है। थोड़ी सी जो व्याख्या है आगे इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखिएगा जो दवसहाप्यास है अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश, इसका दूसरा नाम यह है, को गाथा या साहित्य की प्राकृत में माइलधवल ने रूपांतरित किया। दवसहाप्यास अपभ्रंश भाषा कृति के लेखक देवसेन हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ये श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया था। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेनकृत अन्य ग्रंथ यहाँ पर होंगे नयचक्र, दर्शनसार, भाव प्रकाश, आराधनासार और तत्वसार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तथ्य भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इनको भी नोट करना है आपने। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या है 10। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? विकल्प में है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या फिर श्यामा स्वपन। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करिएगा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प बी, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसमें लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं हम। क्या है व्याख्या? परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। फिर जो आगे है परीक्षा गुरु, इसका इसमें पूछा जाएगा तो 1882 है। उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार हो जाएंगे। पात्र तो देखिए जो मुख्य है ये लाला मदन मोहन है, बाकी जो ब्रज किशोर भी इसका महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है, जो इसको सही संगत में लाता है लाला मदन मोहन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना था। तो ये भी पूछा जाता है किसने इसे अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फिलौरी, और जो नूतन ब्रह्मचारी है इसके रचनाकार हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, तथा जो श्यामा स्वपन है ये उपन्यास इसके हो जाएंगे जगमोहन सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न में आपको कम से कम 5 से 7 तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। गिनने के लिए हमने सिर्फ 10 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए, परंतु जो तथ्य मैंने आपको बताए हैं वो कम नहीं है। ठीक है, कम से कम अगर तथ्य की बात की जाए तो हम यहाँ पर 40 प्रश्न कर ही लिए होंगे। ठीक है ना, तथ्यों को देखते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो को समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करना है आपने। ठीक है, चलिए फिर वीडियो का अंत कर लेते हैं यहाँ पर।